जी कैफ 4 आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। आज के लेक्चर में हम चैप्टर 4 को के एमसीक्यूज डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर लास्ट लेक्चर में चैप्टर 4 कंप्लीट हो गया था, एमसीक्यूज क्वेश्चन डिस्कस हो गए थे। याद है वो एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन हमने केस स्टडी वाला किया था। कौन से वाला? वो मुल्तान रेलवे स्टेशन वाला। मुल्तान रेलवे याद है? उस दो दोस्त थे। उस क्वेश्चन में सबसे अच्छी खास बात पता क्या थी? उसमें एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ ट्रेड और एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स दोनों टेस्ट कर लिए थे उसने, और एक एक्सेप्शन भी टेस्ट कर लिए थे। एक पार्ट में कंसेप्ट था, दूसरे में एक्सेप्शन, तीसरे में कंसेप्ट, चौथे में एक्सेप्शन उसकी। आज हम एमसीक्यू चैप्टर 4 के डिस्कस करने जा रहे हैं। फिर इसके बाद टाइम बचेगा और हम चैप्टर 5 का पहला लर्निंग ऑब्जेक्टिव भी स्टडी करेंगे। चैप्टर 5 छोटा सा लर्निंग ऑब्जेक्टिव है लेकिन ट्रिकी है। आज वाला कंसेप्ट ट्रिकी नहीं है, कल जो हम पढ़ेंगे कंसेप्ट वो ट्रिकी है। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, एसेंशियल्स, ये हम स्टडी करेंगे। और कंटिंजेंट का वाइड एग्रीमेंट के साथ डिफरेंस क्या है। लेकिन पहले क्या करें, किस चैप्टर के? चैप्टर 4 के। शाबाश, आइए डिस्कस करते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को सिलेक्ट करो, जो आपको पता ही है। हमने एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना ना। रिलेशन बिटवीन द पार्टीज मस्ट एग्जिस्ट टू यूज फ्रॉड, अंडर इन्फ्लुएंस, कोerशन या मिस्टेक। किसमें रिलेशनशिप होना जरूरी है? अंडर इन्फ्लुएंस में। अंडर इन्फ्लुएंस में रिलेशनशिप होना जरूरी है। लेकिन कुछ रिलेशन, अब देखिए बहाने से चैप्टर की रिवीजन भी तो करनी है ना, कि सिर्फ एमसीक्यूज ही करने हैं। अब बहाने से रिवीजन भी करने। कुछ रिलेशनशिप ऐसे हैं जिनमें अंडर इन्फ्लुएंस प्रिज्यूम किया जाता है, कुछ में साबित करना पड़ता है। याद है? तो बताइए किन में अंडर इन्फ्लुएंस प्रिज्यूम किया जाता है, किस रिलेशनशिप में? बाप बेटे में, उस्ताद और शागिर्द, क्लाइंट और लॉयर में, सॉलिसिटर में किया जाता है, डॉक्टर और पेशेंट में, मंगेतरों में, फियांसे एंड फियांसी, हस्बैंड एंड वाइफ नहीं, डेटर क्राइटर, डेटर क्राइटर में भी अंडर इन्फ्लुएंस प्रिज्यूम नहीं किया जाता। और किस में नहीं किया जाता? प्रिंसिपल और एजेंट में किया जाता। रिलेशनशिप प्रिज्यूम। अच्छा, जिन केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जिन रिलेशनशिप में अंडर इन्फ्लुएंस प्रिज्यूम नहीं किया जाता, क्या उनमें अंडर इन्फ्लुएंस साबित किया जा सकता है? प्रिज्यूम नहीं करता कोर्ट, लेकिन क्या पार्टी के पास सबूत हो तो साबित हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। यानी ये कहना गलत है कि डेटर और क्रेडिटर के रिलेशनशिप में कभी अंडर इन्फ्लुएंस होता ही नहीं है, प्रिज्यूम नहीं किया जाता। हो सकता है, प्रिज्यूम नहीं किया जाता। अगर है तो साबित करना पड़ेगा, जबकि जिनमें प्रिज्यूम किया जाता है उनमें साबित करने की भी जरूरत नहीं है। ये केस स्टडी में लाइन आपको लिखनी पड़ेगी। अगर आपने इस चैप्टर की केस स्टडीज को अटेम्प्ट किया हो ना, जो मुझे पूरा यकीन नहीं किया होगा, कितने स्टूडेंट्स इन छुट्टियों में, ईद की छुट्टियों में केस स्टडीज को देखा है, रिटन फॉर्म में अटेम्प्ट किया है? ये हाल है। चले कोई बात नहीं, अब कर लीजिएगा। कल भी एक छुट्टी आ रही है ना, तो वो कसर कल पूरी कर लीजिएगा, ठीक है। इस चैप्टर की केस स्टडीज आपने अटेम्प्ट करनी है, चैप्टर 4 की। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हुई हमारी? बी। आगे चलते हैं। अनड्यू इन्फ्लुएंस इंप्लाइज इट इन्वॉल्व्स मोरल प्रेशर, क्रिमिनल लायबिलिटी, प्रेशर ऑफ मनी, फिजिकल प्रेशर ऑन द पार्टी। अंडर इन्फ्लुएंस में क्या होता है? मोरल प्रेशर। शाबाश। कोerशन में होता है क्रिमिनल लायबिलिटी या फिजिकल प्रेशर। प्रेशर ऑफ मनी तो हमने कोई कंसेप्ट नहीं पढ़ा हुआ ना। हाँ, ये तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुई हमारी? ए ऑप्शन, इट इन्वॉल्व्स मोरल प्रेशर। थर्ड, क्वेश्चन में बी डायरेक्टेड अपॉन द पार्टी हुज कंसेंट इज बीइंग कॉज्ड। उस पे क्वेश्चन अप्लाई हो सकती है। और एनी अदर पार्टी, जिसकी दुकान हम खरीदना चाहते हैं, हम उस पे भी क्वेश्चन एक्सरसाइज कर सकते हैं, और उसके घर वालों पे भी, उसके बच्चे को हुआ करके उसके ऊपर भी क्वेश्चन एक्सरसाइज हो सकती है ना।
क्वेश्चन लाजमी तो नहीं मेन पार्टी पे ही एक्सरसाइज कीजिए, पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट। अदर पर्सन पे जिसके साथ पार्टी का कोई रिलेशन है उस पर भी एक्सरसाइज। अच्छा, एक स्टूडेंट कहने लगा सर अगर हम किसी ट्रेडर के बच्चे को अगवा करते हैं और उसके साथ ट्रेडर के साथ कोई एग्रीमेंट करते हैं, ठीक है, तो ये तो अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ ना। क्यों? क्योंकि ट्रेडर और उसके बच्चे के दरमियान में रिलेशनशिप है, तो जब पार्टीज में रिलेशनशिप होता है वो तो अनड्यू इन्फ्लुएंस होता है। लेकिन एग्रीमेंट बच्ची और वालिद के दरमियान में थोड़ा ही है। अगर बच्ची और वालिद के दरमियान में एग्रीमेंट होता फिर अनड्यू इन्फ्लुएंस प्रिज्यूम किया जाता। यहाँ पे तो थर्ड पार्टी के साथ हो रहा है, ये अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं, ये कोर्शन है। तो थर्ड में करेक्ट ऑप्शन क्या हुई? सी, इधर ए और बी। क्लियर? फोर्थ पे चलें। फ्रॉड एग्जिस्ट इफ इट इज शोन दैट फॉल्स स्टेटमेंट हैज बीन मेड नोइंगली, जानबूझ के। हाँ जानबूझ के कर दीजिए तो फिर ए फौरन टिक कर दूं। जब कभी क्वेश्चन में ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ द, तो सारी ऑप्शंस पढ़ के टिक लगाना है। इसमें ऑल ऑफ द अबव है ना, सारी ऑप्शन पढ़ लें, ए ठीक ऑप्शन है। नोइंगली स्टेटमेंट गलत दी जाए वो फ्रॉड होती है ना। फिर विदाउट बिलीफ इन इट्स ट्रूथ, पता हो कि सच नहीं है फिर भी स्टेटमेंट दे दी, ये भी फ्रॉड है। विदाउट बिलीफ का मतलब है कि पता है कि सच नहीं है, या इसका ये भी मतलब यूं समझ सकते हैं कि ना पता सही है ना पता गलत है, ठीक है। यानी केयरलेसली, ठीक है, केयरलेसली कोई स्टेटमेंट दे देना ये भी फ्रॉड में आता है। थर्ड की बात, रेकलेसली, यही बात कर रहा। थर्ड रेकलेसली विदाउट केयरिंग इट टू बी ट्रू एंड फॉल्स। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग लाइन है। एक है कि मुझे पता है, फर्ज कीजिए क्या मैं ट्रेडर बेचने वाला हूं, मैं माउस बेचता हूं, ये मेड इन चाइना है, मुझे पता है मेड इन चाइना। मैंने भाई को कहा ये मेड इन जापान है। फ्रॉड है ये? फ्रॉड है ये? चलिए ठीक। अच्छा, मैंने ये भाईजान खरीदने के लिए आए, ये मेरे पास पड़ा हुआ है, मैंने बगैर चेकिंग किए कि ये मेड इन चाइना के मेड इन जापान है, बगैर चेकिंग किए इनको कह दिया मेड इन जापान है। बताइए ये फ्रॉड है कि नहीं? ये भी फ्रॉड है। ये रेकलेसली इसी चीज को शो कर रहा है कि अगर आप कोई स्टेटमेंट बगैर चेकिंग किए दे दे, देखिए बगैर तहकीक किए कोई खबर आगे पहुंचाना ये भी झूठे की निशानी है कि नहीं है? तो बगैर तहकीक किए अगर आप कोई स्टेटमेंट दे देते हैं तो ये भी फ्रॉड में आता है। इसका मतलब हुआ करेक्ट ऑप्शन हमारी क्या हुई? ए भी ठीक, बी भी ठीक, सी भी ठीक। तो करेक्ट ऑप्शन हमारी ना ए है ना बी है ना सी है, बल्कि क्या है? डी, ऑल ऑफ द अबव। 4 क्लियर? नोइंगली में और विदाउट बिलीफ इन इट्स ट्रूथ, इसमें फर्क क्या है? देखिए नोइंगली का इसमें बेसिकली फर्क नहीं, उसने ऑप्शन ये ऐड किया है। नोइंगली में और रेकलेसली में फर्क है। नोइंगली का मतलब कि आपको पता है गलत है, रेकलेसली का मतलब है आपको इन्वेस्टिगेट करते पता चल सकता था सही है कि गलत है, लेकिन आपने बगैर वेरिफिकेशन के स्टेटमेंट दे दी, ठीक है। तो ये भी फ्रॉड में आता है। फिफ्थ, अनड्यू इन्फ्लुएंस इज लीगली नॉट प्रिज्यूम्ड इन केस ऑफ गार्डियन एंड वर्ड। अनड्यू इन्फ्लुएंस प्रिज्यूम किया जाता है वर्ड में, माइनर क्रेडिटर डेटर में, सोलिसिटर एंड क्लाइंट, सोलिसिटर मींस वकील, किया जाता है। ट्रस्टी एंड बेनिफिशियरी, तो क्या कह रहा है, किसमें प्रिज्यूम नहीं किया जाता? क्रेडिटर डेटर में प्रिज्यूम नहीं किया जाता। लेकिन क्या हो सकता है? हो सकता है, प्रूफ करना पड़ेगा, प्रूफ कर दे दो। 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, यानी गलत स्टेटमेंट ढूंढनी है, सही नहीं सिलेक्ट करनी। कौन सी स्टेटमेंट सिलेक्ट करनी है? गलत। अनड्यू इन्फ्लुएंस मस्ट बी एक्सरसाइज्ड बाय और अगेंस्ट द पार्टी टू ए कॉन्ट्रैक्ट, सही क्या गलत? अनड्यू इन्फ्लुएंस पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट
एक्सरसाइज कर सकते हैं, सही है ना, रिलेशनशिप होना चाहिए, सही है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट सेलेक्ट नहीं करनी हमने। बी क्वेश्चन कैन बी एक्सरसाइज्ड बाय स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट, ये भी ठीक है, मतलब ये भी सिलेक्ट नहीं करनी। सी ए कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वाइडेबल इफ इट वाज कॉज्ड बाय मिस्टेक एज टू एनी लॉ इन फोर्स इन पाकिस्तान। द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट मिस्टेक ऑफ पाकिस्तानी लॉ, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड के वाइड, मिस्टेक ऑफ पाकिस्तानी लॉ, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड के वाइड, वैलिड। और मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ अगर यूनिलैटरल है तो वैलिड, बाइलैटरल है तो वाइड। भाई का कंसेप्ट वीक है। एक और सवाल, मैं ब्लैक गाड़ी बेच रहा हूं, ये समझ रहे हैं कि वाइट गाड़ी परचेज कर रहे हैं, दोनों के दरमियान में मिसअंडरस्टैंडिंग है ना। बताइए मिस्टेक के हवाले से मिस्टेक ऑफ लॉ है कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट है? मिस्टेक ऑफ फैक्ट, यूनिलैटरल के बाइलैटरल? बाइलैटरल कैसे? दोनों गलतफहमी का शिकार है, मैं कोई और समझ रहा हूं, ये कोई और समझ रहे हैं। बाइलैटरल में एग्रीमेंट वैलिड है कि वाइड है? वाइड है, शाबाश, कंसेप्ट समझ आया। मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ में फर्क पता है ना। मिस्टेक ऑफ फैक्ट में बाइलैटरल है तो बाइलैटरल है तो, और यूनिलैटरल है तो यूनिलैटरल है तो यूनिलैटरल की एग्जांपल क्या है? बाइलैटरल की एग्जांपल दे दी ना। मैं कोई और कलर चीज बेच रहा हूं, ये कोई और समझ रहा है। यूनिलैटरल क्या है? मैं समझ रहा हूं ये चीज मेड इन जापान है, असल में मेड इन चाइना। ये क्या है? कॉन्ट्रैक्ट क्या है? अब हो कंफ्यूज हो, इसलिए तो एग्जांपल दिया कंफ्यूज करने के लिए कि ये मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रॉड तो नहीं है। बताइए, ये ऐसी मेड इन चाइना है, मैंने इसे मेड इन जापान समझ के खरीद लिया, मिस रिप्रेजेंटेशन है कि फ्रॉड के कॉन्ट्रैक्ट वैलिड? मिस रिप्रेजेंटेशन फ्रॉड क्यों नहीं है? क्योंकि किसी ने स्टेटमेंट ही नहीं दी। ये तो मैं खुद समझा बैठा हूं, तो खुद समझ बैठा हूं गलत, खुद गलत समझ बैठे, वो मिस्टेक है। जो कोई दूसरा गलत स्टेटमेंट देगा, कोई दूसरा गलत स्टेटमेंट देगा, वो है मिस रिप्रेजेंटेशन फ्रॉड। मिस्टेक का मतलब समझने मिसअंडरस्टैंडिंग, फर्क समझ आया? ये चीज भाई की दुकान पे पड़ी है, मैंने कहा ये मार्कर तो बड़ा कीमती है, तो कहीं से मिलता ही नहीं है। ये भाईजान 10 रुपए का बेच रहे थे। जैसे इन्होंने मेरे मुंह से अल्फाज सुने, मैंने पूछा कितने का, इसके बाद इन्होंने फौरन 500 रेट बढ़ा दिया। इनका 500 का, मैंने खरीद लिया। बाद में पता चला तो 10 रुपये वाला, साथ वाली दुकान से 10 रुपये में मिल रहा था। क्या वापस आके इन्हें रिटर्न कर सकता हूँ? क्यों नहीं कर सकता? यूनिलैटरल मिस्टेक की एग्जांपल, किसी चीज की प्राइस, उसकी वैल्यू के बारे में गलत अंदाजा लगाना, यूनिलैटरल मिस्टेक। गाड़ी ब्लैक है कि वाइट, मैं ब्लैक बेच रहा हूं, वो वाइट समझ रहे हैं, ये क्या है? बाइलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट। क्लियर? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, कहां पे थे हम? क्वेश्चन, अच्छा दो, ये तो कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वाइडेबल कॉज्ड बाय मिस्टेक टू एनी लॉ, तो सही है ना। पाकिस्तानी लॉ की मिस्टेक से कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल नहीं होता, मतलब वैलिड रहता है। ड्यू टू स्पीक डज नॉट मेक साइलेंस एज फ्रॉड, ये गलत है। ऑप्शन यानी डी ऑप्शन सेलेक्ट करनी है, लेकिन मुझे तो इसकी समझ ही नहीं है ये क्या क्या रहा है। ना 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 ना, ना। ये भाई बताएंगे मुझे। ड्यूटी टू स्पीक डज नॉट मेक साइलेंस फ्रॉड, क्या कहना चाह रहा है? यानी आपके ख्याल में सही स्टेटमेंट है ड्यूटी टू स्पीक मेक साइलेंस फ्रॉड, ये कहना चाह रहे हैं आप? असल कंसेप्ट ये है भाई, समझ आ रही कि नहीं आ रही? उसने कहा था गलत कंसेप्ट ढूंढो, आपने कहा सर डी ऑप्शन ठीक है, यानी डी आपके ख्याल में गलत है, बाकी ठीक है। अगर डी गलत है तो सही स्टेटमेंट क्या होगी डी की? ड्यूटी टू स्पीक, यानी जहां पे ड्यूटी टू स्पीक हो वहां पे साइलेंट रहे तो फ्रॉड है। हमने तो पढ़ा था नॉर्मली साइलेंस इज नॉट फ्रॉड, साइलेंस इज नॉट, इसकी एक्सेप्शन थी कि ड्यूटी टू स्पीक जहां पे हो वहां पे साइलेंट है फ्रॉड। क्या मतलब? एक्सप्लेन करें विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। ड्यूटी टू स्पीक क्या मतलब है? दो एग्जांपल्स हैं।
दुकानदार ने पूछा कि कोई कस्टमर ने पूछा कि कोई खराबी है तो बता दो। हाँ, कस्टमर ने पूछा कि खराबी है, दुकानदार साइलेंट रहता है। इसका मतलब दुकानदार की साइलेंस क्या कह रही है फिर नहीं है कोई खराबी। कि कोई नहीं खराबी, कोई खराबी नहीं है। इस केस में अगर बायर चीजें खरीद लेता है और बाद में खराब साबित होती हैं, हालांकि वो साइलेंट रहा, भी फ्रॉड। और जब फिड्यूशरी रिलेशनशिप हो, एतमाद बाप बेटे में, फिर खुद से बताना चाहे वो पूछे ना पूछे दूसरा बंदा। तो इसमें 6 में डी ऑप्शन करेक्ट। क्लियर? ओके मेरे भाई, डन। आगे चलें 7 पे। ए पर्सन थ्रेटन्स टू कमिट ए सुसाइड नहीं होना चाहिए, एक दफा ही करेगा। ए पर्सन थ्रेटन्स टू कमिट सुसाइड इफ हिज वाइफ एंड सन डिड नॉट कॉन्ट्रैक्ट विद हिज ब्रदर टू रिलीज सर्टेन डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी इन हिज फेवर। उसने कहा ये जो हमारी खानदानी जायदाद है, जब तक ये भाई के नाम पे आप ट्रांसफर नहीं करते तो मैं खुदकुशी कर लूंगा, अगर ना की तो। व्हाट इज द लीगल स्टेटस ऑफ दिस एग्रीमेंट? ये तो कितना आसान, अंडर इन्फ्लुएंस है। नहीं, अंडर इन्फ्लुएंस नहीं है, रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप में भी क्राइम आ जाए तो वो कोर्शन हो सकता है। तो ये क्राइम है। कैसे? सुसाइड करना पाकिस्तान पिनल कोड में जुर्म है, जुर्म है। इसीलिए जो फांसी के फंदे से बच जाएगा किधर जाएगा? जेल जाएगा, जेल जाएगा। चूंकि सुसाइड एक क्राइम है, इसीलिए जो क्राइम होते हैं उन एक्ट्स के जरिए से अगर एग्रीमेंट किया जाए तो वो क्या होता है? वाइड तो है, आता किस में है? कोर्शन में। 7 क्लियर? इसमें क्या कौन सी ऑप्शन? कॉन्ट्रैक्ट वाज कास्ट बाय कोर्शन। यस, कॉन्ट्रैक्ट वाज कास्ट बाय कोर्शन, ये ऑप्शन करेक्ट है। कोई इशू? 8 when party is standing in fiduciary relationship, fiduciary relationship में क्या है? बाप बेटा, ट्रस्टी बेनिफिशियरी, टीचर स्टूडेंट, गार्डियन वार्ड। नहीं, फियांसे फियांसी नहीं है मेरे ख्याल। वो तो वो एग्जांपल हो जाएगी ना जब जिनमें प्रिज्यूम किया जाता है। Legally, it will be presumed that the party in a dominating position must have caused the consent of other party through undue influence, which includes अच्छा, यानी undue influence की तरफ ले गया, undue influence की तरफ ले गया। undue influence किन किन में प्रिज्यूम किया जाता है? फादर एंड सन, डॉक्टर एंड पेशेंट, टीचर एंड स्टूडेंट। ये एग्जांपल उसने बुक में नहीं बताई थी, एमसीक्यूज में टेस्ट कर रहा है टीचर एंड स्टूडेंट की। ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। डी ऑप्शन करेक्ट हुई। 8 में डी ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। बिलाल, बिलाल आ गया। बिलाल इज ए मैन्युफैक्चरर ऑफ कलर टेलीविजन सेट्स, कलर टेलीविजन सेट्स बनाता है बिलाल। He gives an advertisement that in his opinion television sets manufactured by him is the best available in the market. Such statement will, इसमें साथ उसे ऐड कर देना चाहिए था कि हालांकि असल में बेस्ट कोई और मॉडल है, उसने ऐड नहीं किया, क्योंकि मिस रिप्रेजेंटेशन वगैरह का क्वेश्चन तब अराइज होगा ना जब वो गलत साबित हो जाए। अगर हमारा मॉडल वाकई बेस्ट है और हम कहते हैं बेस्ट है तो इसमें कोई मिस रिप्रेजेंटेशन वगैरह। तो इसमें बिलाल कह रहा है कि मेरे ख्याल में हमारा मॉडल बेस्ट है, हालांकि असल में ये बेस्ट नहीं है। तो बताइए ये क्या होगा? मिस रिप्रेजेंटेशन होगा, एक्टिव कंसीलमेंट है, फ्रॉड है कि ना? मिस रिप्रेजेंटेशन ना फ्रॉड? नहीं, ये कैसे हो सकता है? ना ना ना, चुप कर जाए, अब नहीं बोलना आपने। ये कैसे हो सकता है कि ना मिस रिप्रेजेंटेशन ना फ्रॉड हो? वो कह रहा है कि बेस्ट है, हालांकि असल में बेस्ट नहीं है, ये तो फ्रॉड है। वो ओपिनियन दे रहा है, स्टेटमेंट नहीं, फ्रॉड नहीं है ये, ओपिनियन दे रहा है। हाँ, ओपिनियन दे रहा है, इन हिज ओपिनियन। तो हमने फ्रॉड के और मिस रिप्रेजेंटेशन के एसेंशियल में पढ़ा था, एक्सेप्शन नहीं है, एसेंशियल में पढ़ा था
कि जो स्टेटमेंट होनी चाहिए फैक्ट्स के बारे में होनी चाहिए, फैक्ट्स के बारे में होनी चाहिए, इन माय ओपिनियन नहीं होनी चाहिए। मिस रिप्रेजेंटेशन के एसेंशियल में पढ़ा था ना, मिस रिप्रेजेंटेशन के एसेंशियल पढ़े थे ना। क्या पूछने लगा हूं, बोले क्या पूछने लगा हूं? नहीं, ओपिनियन के बारे में नहीं पूछने लगा। बताइए मैं आपसे क्या सवाल करने लगा हूं? एसेंशियल्स बताइए फिर, मिस रिप्रेजेंटेशन के एसेंशियल्स क्या है? मिस रिप्रेजेंटेशन के एसेंशियल्स बताइए। बता दे यार, मेरे मन बता दे यार। नहीं याद किए? क्यों नहीं याद किए मेरे भाई ने? भैया मिस रिप्रेजेंटेशन के एसेंशियल्स और रिवीजन नहीं कर, एमसीक्यू तो करे, एमसीक्यू तो करके आए होंगे आप। नहीं भी किए होंगे तो पढ़े, 2-3 के अलावा सारे आपको समझ आ जाएंगे। तो ये तो एमसीक्यूज हमारा असल में बहाना होता है चैप्टर रिवाइज करने का। तो चैप्टर में क्या मिस रिप्रेजेंटेशन के एसेंशियल्स पढ़े थे? अच्छा आपको ऑप्शन देता हूं, या मिस रिप्रेजेंटेशन के एसेंशियल्स बता दीजिए या इसकी एक्सेप्शंस बता दीजिए। एक्सेप्शन थी ना इसकी, एक्सेप्शन थी ना, जब कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल नहीं रहता ना। 5 बताइए, शाबाश शाबाश, खुदा का खौफ कर, बता दे कुछ, बता दे क्या बताने लगे? एसेंशियल्स के एक्सेप्शंस, एक्सेप्शन बता दे। चलो भाई, डिस्कवरिंग ट्रूथ वाला, थर्ड पार्टी इनोसेंट वाला, कैन नॉट बी रिस्टोर्ड वाला, चाय वाला, पापड़ी वाला, ढाबे वाला, कौन सा? ये क्या तरीका होता है लॉ लिखने का? पूरा सेंटेंस बताए मेरे को, हेडिंग तो कम से कम बोल दे पूरी सही। अभी मुझे लग गया, अभी थोड़ी याद किया, कभी याद करेंगे टेस्ट। ऑफ कर भाई, साथ साथ याद करना होता है। जी भाई बताइए आप। पहले एसेंशियल्स बता दें मिस रिप्रेजेंटेशन के। स्टेटमेंट बाय पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट, नॉट बाय थर्ड पार्टी। और शाबाश, और सर उसके ऊपर एक्टेड अपॉन स्टेटमेंट, और वो रिप्रेजेंटेशन फॉल्स है, रिप्रेजेंटेशन मस्ट बी फॉल्स, जो कि पार्टीज बिलीव्स इट टू बी ट्रू। ठीक है, हो गए 4 मेरे। अच्छा चलो, रिप्रेजेंटेशन एज टू फैक्ट्स, जिसके ऊपर केस डिपेंड कर रहा है। ठीक है, सुन लिया मेरे भाई? सुना दे फिर। अभी तो सुनाया ना भाई ने, भी रिवीजन करवाई है। एज टू फैक्ट, बाय पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, एक्टेड अपॉन इट, और फॉल्स बिलीव्स इट टू बी ट्रू। ठीक है ये। और एक्सेप्शंस क्या थी? जब कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल, जब मिस रिप्रेजेंटेशन तो हो, मिस रिप्रेजेंटेशन में कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल हो जाता है ना एट द ऑप्शन ऑफ अग्रीड पार्टी, लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी हैं जिनमें कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल नहीं रहता। वो सिचुएशन कौन सी हैं? दोहराने वाला, कोई बात नहीं, दोहरा ले। अभी दोहरा, देख के बता दे, चल देख के बता दे, उसको याद हो जाएगा, उसको याद हो जाएगा। पहले कौन से थे? व्हेन मिसरिप्रेजेंटेशन कैन बी आइडेंटिफाइड, कुड हैव बीन आइडेंटिफाइड थ्रू ऑर्डनरी डिलीजेंस। पहला, जब आसानी से आइडेंटिफाई हो सकते थे। और पार्टी डिड नॉट एक्ट ऑन द बेसिस ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन, parties cannot be restored to original position. Third, innocent party acquires the interest. हाँ, parties continue to take benefit after discovery of misrepresentation. ये 5 थे। मिसरिप्रेजेंटेशन में यही है, फ्रॉड के केस में भी तकरीबन यही है। और एसेंशियल्स भी जो मिसरिप्रेजेंटेशन के हैं तकरीबन वही, सिर्फ एक एक्स्ट्रा है, डैमेज सफर्ड लॉस वाला, सफर्ड लॉस। शाबाश। तो इसमें 9 में करेक्ट ऑप्शन डी। 10 में अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी विद एन इंटेंशन ऑफ कॉजिंग एनी पर्सन टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट इज
कोर्शन। अनलॉफुल थ्रेट डेफिनेशन में था ना, अनलॉफुल थ्रेटनिंग का मतलब क्या है, या डिटेनिंग का मतलब क्या होता है, डिटेन करना, अपने कब्जे में लेना, अपने कब्जे में लेना। जब तक मुझे डेफिनेशन नहीं सुनाएंगे फ्रॉड की, तब तक आपका बैग वापस। पता हो उसे, यानी कि डेफिनेशन क्यों बता रहे हैं, ये तो सीधा कहें सर ये कॉन्ट्रैक्ट वाइड है, एग्रीमेंट वाइड है, हैं ये तो ये क्या है, क्वेश्चन है ना। हम कहें नहीं सर ये एग्रीमेंट वैलिड नहीं है, वाइड है, वाइड। ये आपकी प्रॉपर्टी को डिटेन किया है मैंने। अगर ऐसे किसी की भी प्रॉपर्टी को डिटेन किया जाए तो वो फ्रॉड है, ठीक है। लेकिन मुझे प्रॉपर्टी डिटेन करने की क्या जरूरत है, मैं तो वैसे पूछ लूंगा भाई बताएंगे मुझे, ये भाई बताएंगे फ्रॉड की डेफिनेशन। तीन पॉइंट्स है, चले जैसी तैसी आती है वैसे सुना दे। मतलब उसको पता हो कि कोई स्टेटमेंट गलत है, फिर भी वो स्टेटमेंट दे दे, ये फ्रॉड है। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर वो उससे पूछेगा ये फ्रॉड है या नहीं, वो चुप रहे, मतलब ये एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स। और तीसरा एम्प्टी प्रॉमिस। एम्प्टी प्रॉमिस क्या होता है, जिसमें पेमेंट करने का इरादा, हमें कैसे पता चलता है पार्टी का पेमेंट करने का इरादा था कि नहीं था, हम पार्टी के दिमाग में घुसते हैं क्या, जब वो पेमेंट, जब वो चेक दे दे अकाउंट में पैसे नहीं है, इसका मतलब क्या है, एम्प्टी प्रॉमिस। क्लियर क्वेश्चन भाई, ठीक हो गया ना, समझ आई क्या नहीं। फ्रॉड की डेफिनेशन समझ आ गई आपको, फ्रॉड की डेफिनेशन बता दीजिए। 3 पॉइंट नहीं, अभी भाई ने सुनाई तो थी, अभी सुनाई तो थी, फिर से सुना दे मेरे भाई। फ्रॉड की डेफिनेशन 3 पॉइंट। एक्टिव नहीं, पहले सबसे कॉमन वाले, हाँ, फॉल्स स्टेटमेंट विच ही बिलीव्स टू बी फॉल्स, और एक्टिव कंसीलमेंट, एम्प्टी प्रॉमिस, ठीक है। एक्टिव कंसीलमेंट की एग्जांपल बताएं, मेरे पे डाल दो जैसे, ताकि गलत भी होना तो सर आपने एग्जांपल दी थी अपनी, भाई अब एग्जांपल आपकी हो गई, आपको एग्जांपल दे दी ना मैंने, आपकी हो गई, आपकी हो गई, मेरी नहीं है, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। अब बताएं। सर वो आम बेचता है, उसके अंदर दाग है, उसके ऊपर वो स्टिकर लगा के दे देता है। स्टिकर लगा के देता है, खराब फल। फर्नीचर है उसके ऊपर पेंट करते, क्रैक है पेंट कर दिया उसने, जानबूझ के छुपाना, शाबाश। एक होता है खराब चीज को एज इट इज बेच देना, ना बताना। वो बता, ये चीज कहा था ना आपसे, ना बताना और है, छुपाना और है। ना बताने में और छुपाने में फर्क है, नहीं समझ आई थी ना उस वक्त भी बात। छुपाना फ्रॉड है, ना बताना फ्रॉड नहीं है। एक्टिव कंसीलमेंट का मत, साइलेंस और एक्टिव कंसीलमेंट में फर्क है। साइलेंस है ना बताना, एक्टिव कंसीलमेंट है छुपाना। साइलेंस फ्रॉड नहीं है, एक्टिव कंसीलमेंट फ्रॉड है। 11. Mr. A has 2 horses. One is black and other is white. He makes agreement to sell one horse to Mr. B. Mr. A believes that he is making agreement for selling white one, whereas Mr. B thinks that he is buying black horse. Is there any contract between Mr. A and B? Contract है क्या? क्यों नहीं है? बाइलैटरल, मिस्टेक नहीं बोल रहे, यूनिलैटरल के बाइलैटरल, मिस्टेक ऑफ फैक्ट के मिस्टेक ऑफ लॉ, मिस्टेक ऑफ कह रहा है इट इज वाइड ऑन अकाउंट ऑफ यूनिलैटरल मिस्टेक रिगार्डिंग मटेरियल फैक्ट। नो नो नो, यूनिलैटरल नहीं, बाइलैटरल। इट इज वाइड ऑन अकाउंट ऑफ यूनिलैटरल मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ। नो 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 नो, ठीक है। वैसे यूनिलैटरल मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ होती तो वो क्या होती, वैलिड। इट इज वाइड ऑन अकाउंट ऑफ बाइलैटरल मिस्टेक रिगार्डिंग मटेरियल फैक्ट्स। यस यस यस, यही तो है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है, दोनों में कोई एग्रीमेंट नहीं है। मिस्टेक की टाइप्स पता है ना, बताइए मिस्टेक की टाइप्स। हाँ, पहली टाइप इसकी मिस्टेक, दूसरी टाइप इसकी मिस्टेक, तीसरी टाइप उसकी मिस्टेक, ये है मिस्टेक की टाइप्स। ये न तरतीब से चले ना, यूनिलैटरल बाइलैटरल तो बाद में आती है। पहले तो आता है मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ। पहले क्या आती है टाइप, मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ।
मिस्टेक ऑफ फैक्ट का क्या रूल है? यूनिलैटरल है तो वैलिड, बाइलैटरल है तो वाइड। और मिस्टेक ऑफ लॉ का क्या रूल है? डिपेंड करता है पाकिस्तानी लॉ के फॉरेन लॉ। पाकिस्तानी लॉ है तो वैलिड, फॉरेन लॉ है तो डिपेंड करता है। यूनिलैटरल है तो वैलिड, बाइलैटरल। यानी मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ इज इक्वल टू मिस्टेक ऑफ फैक्ट। बताया था ना, एफ फॉर फॉरेन लॉ, एफ फॉर फैक्ट, दोनों का इंपैक्ट सेम। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगी हमारी? सी, बाइलैटरल मिस्टेक रिगार्डिंग मटेरियल फैक्ट्स। बस हाँ। A young widow was forced to adopt the boy under the threat of preventing the dead body of her husband from being removed from getting cremated. Can widow set aside adoption deed? इंडियन केस है। वो कहता है भाईजान, विडो बेवा, हस्बैंड उसका डेथ हो गई, उसके अंतिम संस्कार से पहले उन्होंने, फैमिली वालों ने कहा कि जब तक कि तुम बच्चे की अडॉप्शन ना लो, कि तुम इस बच्चे को अडॉप्ट करो, जिम्मेदारी ना लो बच्चे को पालने की, हम तब तक इसका अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। बताइए, एग्रीमेंट वैलिड है क्या? कैन विडो सेट असाइड अडॉप्शन डीड? क्या विडो अडॉप्शन डीड, विडो अडॉप्शन डीड सेट असाइड कर सकती है, कैंसिल कर सकती है? उस वक्त कह दे ठीक है मैं इस बच्चे को अडॉप्ट करती हूं, और जैसे ही उसको अंतिम संस्कार हो गया उसका, उसने कहा नहीं ये बच्चा मैं नहीं अडॉप्ट कर रही, क्या विडो सेट असाइड कर सकती है? यस कर सकती। क्यों? क्योंकि एग्रीमेंट क्या था? अंडर इन्फ्लुएंस था कि कोर्शन था? अंडर इन्फ्लुएंस था कि कोर्शन था? मेरा ख्याल है ये क्राइम नहीं था। वैसे हमें नहीं पता इंडिया में ये क्राइम होता है कि नहीं होता, पाकिस्तान में तो नहीं है। तो इसका मतलब है ये नो बिकॉज द वर्ड मेड बाय हर फ्री, नो नो वर्ड मेड बाय फ्रॉड, नो नो अंडर इन्फ्लुएंस। ये मेरे ख्याल में सी है, अंडर इन्फ्लुएंस। मैं डी लिखा हुआ है, इंडिया में होगा फ्रॉड, ये मेरे ख्याल में अंडर इन्फ्लुएंस आना चाहिए। नहीं मेरे ख्याल में देखिए ये असल में डिपेंड करता है कि क्राइम है कि नहीं है। अगर ये चूंकि पाकिस्तान, ये एग्जांपल पाकिस्तान की नहीं है, इंडिया की है, ठीक है? तो पाकिस्तान में चूंकि ये क्राइम नहीं है, इसलिए मेरे ख्याल में ये ऑप्शन सी होनी चाहिए। नहीं पासपोर्ट पर का नहीं। क्लियर हो गया ये? आगे चले। नहीं एग्जाम में अगर आगे आप सी लगा दीजिएगा, बेफिक्र है इंशाल्लाह ठीक होगा। 13 क्वेश्चन इज कमिटिंग अ थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट व्हिच इज फॉरबिडन बाय पाकिस्तान पिनल कोड। ए ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा, इनमें से पाकिस्तान पिनल कोड है, कॉन्ट्रैक्ट एंड पार्टनरशिप एक्ट। क्या हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और पार्टनरशिप एक्ट हमारे सिलेबस में है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पार्टनरशिप हमारे सिलेबस में है? यस है। अच्छा, पाकिस्तान पिनल कोड हमारे सिलेबस में है कि नहीं? नहीं है, क्योंकि ये क्रिमिनल लॉ है। ये दोनों सिविल लॉ की एग्जांपल है, ये क्रिमिनल लॉ की एग्जांपल है। ये डिफरेंस पढ़ा हुआ हमने? अभी नहीं पढ़ा, आगे चल के पढ़ेंगे। Which of the following does not affect free consent of parties? इनमें से कौन सा एक्ट फ्री कंसेंट को इफेक्ट नहीं करता? अच्छा गौर से पढ़ लीजिएगा, वो ये नहीं कह रहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इफेक्ट वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को सारे इफेक्ट करते हैं, लेकिन वो पूछ क्या रहा है? फ्री कंसेंट को क्या इफेक्ट? फ्रॉड फ्री कंसेंट में आता है, मिस रिप्रेजेंटेशन फ्री कंसेंट में आता है, अंडर इन्फ्लुएंस फ्री कंसेंट में आता है, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड फ्री कंसेंट में आता है? ये नहीं आता, ये नहीं आता। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट गौर से पढ़ लें, वरना आप ये सोच के परेशान होंगे कि इन सब में कॉन्ट्रैक्ट तो इन सब में वॉइडेबल है, वॉइड है। तो सेंट उसने पूछा कंसेंट का है, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। 15 विच वन इज नॉट ए फ्रॉड। इनमें से कौन सी चीज है जो फ्रॉड नहीं है?
नॉन डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल फैक्ट्स नोन टू पार्टी, पार्टी को पता है मटेरियल फैक्ट्स लेकिन नहीं बताए, ये फ्रॉड है? साइलेंस है, नॉन डिस्क्लोजर में साइलेंस इज नॉट फ्रॉड, ये फ्रॉड नहीं है। आगे देखते हैं, साइलेंस मेंटेन बाय पार्टी वेयर साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू हिज स्पीच, ये फ्रॉड है। एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स हैविंग नॉलेज, ए प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन आर परफॉर्मिंग इट, एम्प्टी फ्रॉड। तो ये बी सी डी सारे फ्रॉड है, नॉट फ्रॉड कौन सा है? ए ऑप्शन करेक्ट है हमारी। 16 इन केस ऑफ सेल ऑफ गुडविल, सेल ऑफ गुडविल का केस है, पेमेंट ऑफ मनी का नहीं। अगर किसी को पैसे दे के कहे बा भाई तेरी मेहरबानी दूसरी मार्केट चला जा, ये एग्रीमेंट क्या है? वॉइड है। लेकिन अगर किसी से उसका बिजनेस खरीद के उसे कहा जाए जाओ भाई यहां से निकलो अब, ये वैलिड है। सेल ऑफ गुडविल या सेल ऑफ बिजनेस इसी को कहते हैं। रिस्ट्रेन टू सिमिलर बिजनेस फॉर द सेलर ऑफ गुड इज वैलिड इफ इट इज फॉर स्पेसिफाइड लोकल लिमिट, पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, रिस्ट्रिक्शन मस्ट बी रीजनेबल, ऑल ऑफ द अबव, तीनों होनी चाहिए फिर वैलिड है। अगर रिस्ट्रिक्शन रीजनेबल नहीं होगी, ठीक है, लोकल लिमिट स्पेसिफाई नहीं होगी, तो वो एग्रीमेंट वॉइड होगा। टाइम लिमिट बिल्कुल 2-3 साल रीजनेबल होते हैं नॉर्मली, ठीक है, 2-3 साल। अगर हमेशा के लिए कह दिया जाए कि भाई तुम ताक़यामत बिजनेस नहीं करोगे, वो वाइड है, वो वाइड है। एक केस था जिसमें डॉक्टर ने एक अपने असिस्टेंट को कहा मैं तुम्हें काम तो सिखाता हूं लेकिन मेरी शर्त ये है कि जब तुम मुझे छोड़ के जाओगे ना तो तुम कभी भी इस 1 किलोमीटर के एरिया में अपना क्लिनिक नहीं खोलोगे। डॉक्टर ने सारा काम उसे सिखा दिया असिस्टेंट को, असिस्टेंट ने काम सीख के साथ वाली दुकान खोल ली साथ। बताइए ये एग्रीमेंट वैलिड था कि नहीं? ये वैलिड है कि नहीं? इसमें एक चीज रीजनेबल थी, एक चीज रीजनेबल नहीं थी। स्पेसिफाइड लोकल लिमिट जो थी ना कि 1 किलोमीटर के अंदर अंदर, वो रीजनेबल थी, लेकिन उसने कहा कभी भी नहीं खोल सकते, ये वाइड थी। अल्लाह ने कहा कि हाँ आप 2-3 साल तक की रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, ये रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते कि वो कभी भी ओपन नहीं कर सकता। जे हाँ, अगर लेकिन ये सेल ऑफ गुडविल का केस नहीं था, ये तो एक अलग से आपको एग्जांपल दिया ना, ये तो सर्विस वाला केस था, सेल ऑफ बिजनेस या सेल ऑफ गुडविल का केस नहीं था। अगर सेल ऑफ बिजनेस या सेल ऑफ गुडविल वाला केस हो तो उस सूरत में ये रिस्ट्रिक्शन कब तक की जा सकती है? टिल द बिजनेस। बारह इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारी क्या हुई? डी। 17 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वाइड, यानी वैलिड है। एग्रीमेंट टू मैरी पर्टिकुलर पर्सन, वैलिड है, बिल्कुल वैलिड। एग्रीमेंट नॉट टू मैरी एट ऑल, ये एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ मैरिज है, वाइड है। एग्रीमेंट टू प्रिवेंट द पर्सन फ्रॉम गेटिंग मैरिड, ये भी वाइड। एग्रीमेंट टू मैरी इन हेवन, वैलिड नहीं, अनसर्टन है भाई, अनसर्टन, ये भी वाइड है। ए एग्रीमेंट वैलिड है, यानी नॉट वाइड। 18 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिस्ट्रेंट टू ट्रेड। एग्रीमेंट ये में कौन सा एग्रीमेंट? अच्छा आपको ये पता है, वैसे मैं प्रैक्टिस आपको बता दूं, समटाइम जो शुगर फैक्ट्री वाले होते हैं ना, इन्होंने फार्मर के साथ एग्रीमेंट किया होता है, आपकी फसल पे जितना भी गन्ना उगेगा अगले सीजन में सारे का सारा आप सिर्फ हमें बेचेंगे, हमेशा ही किया होता है। अच्छा अब क्वांटिटी सर्टन नहीं है लेकिन कैपेबल ऑफ बीइंग सर्टन है। सर्टन और कैपेबल ऑफ बीइंग सर्टन में फर्क पता है ना? कैपेबल क्योंकि जब फसल उगेगी तो जितनी भी क्वांटिटी हो सकती, मेरे गोदाम में जितना भी चावल है सारा बेचता हूं, क्वांटिटी नहीं बताई, कैपेबल ऑफ बीइंग सर्टन, लेकिन एक एग्रीमेंट वैलिड है। याद है एग्जांपल पढ़े थे, क्योंकि गोदाम में जाके गिनो सर्टन हो जाएगा। तो ये लेकिन याद रखें इसमें एक कंडीशन होती है जरूर, क्या कि फैक्ट्री वाला बाउंड है कि वो फिर खरीदेगा गन्ना। ये ना हो कि उसे कह दिया कि भाई तुमने सारा गन्ना जो होगा मुझे बेचना है, और जब वो बेचने के लिए आए तो कहे मैं नहीं खरीदता, फिर बायर भी बाउंड होगा खरीदने के लिए, वो रिजेक्ट नहीं कर सकता उसको। देखिए फेयर ट्रांजैक्शन तो तब होगी ना
जब एक भाईजान एक की जिम्मेदारी लगा दी कि आपने सारी फसल इनको सेल करनी है और दूसरे की भी जिम्मेदारी लगे कि भैया आपने फिर खरीदनी भी है, क्योंकि वो उसने किसी फार्मर ने किसी और के साथ एग्रीमेंट नहीं किया होगा। फिर कह रहे विच वन द फॉलोइंग इज नॉट रिस्ट्रेंट टू ट्रेड, इनमें से कौन सा एग्रीमेंट रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड नहीं है यानी वैलिड है। दूसरे लफ्जों में क्या कह रहा है, कौन सा एग्रीमेंट वैलिड है, क्योंकि रिस्ट्रेंट टू ट्रेड होगा तो वाइड है, नहीं होगा तो वैलिड है। एग्रीमेंट टू सेल ऑल प्रोड्यूस टू ए सर्टेन पार्टी विद ए स्टिपुलेशन दैट बायर इज बाउंड टू एक्सेप्ट द होल क्वांटिटी, ये एग्रीमेंट वैलिड है, ये रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड नहीं है। रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड इसलिए क्या है, क्योंकि बाहिर ये लगता है कि अगर मैं इन भाईजान के साथ एग्रीमेंट करूंगा ना, आपने अपनी सारी प्रोडक्ट मुझे बेचनी है, तो इसका मतलब है ये प्रोडक्ट किसी और को नहीं बेच सकते, तो ये रिस्ट्रेंट टू ट्रेड बाहिर लगता है। बाहिर लगता है कि जब मैंने इनकी पाबंदी लगा दी सारी चीजें आपने मुझे बेचनी है, किसी और को नहीं बेचनी, तो बाहिर क्या लगता है, ये क्या है, एग्रीमेंट रिस्ट्रेंट टू ट्रेड। लेकिन कहता है कि अगर बायर भी बाउंड है एक्सेप्ट करने के लिए, फिर ये एग्रीमेंट रिस्ट्रेंट टू ट्रेड नहीं है, वैलिड है। ओके, एग्रीमेंट टू स्टॉप राइवल शॉपकीपर इन पर्टिकुलर लोकेलिटी फ्रॉम डूइंग बिजनेस इन कंसीडरेशन ऑफ मनी, इन कंसीडरेशन ऑफ मनी, ये एग्रीमेंट रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड है, ये वाइड है। हाँ, यहां पे कंसीडरेशन ऑफ मनी की बजाय क्या लिख देता, गुडविल, सेल ऑफ गुडविल या सेल ऑफ बिजनेस लिख देता, हाँ, फिर ये वैलिड हो जाता। लेकिन लंबी बात, तो पहले वाला वैलिड ही। फिर सी जरा गौर से पढ़िएगा, एग्रीमेंट टू सेल ऑल प्रोड्यूस टू ए सर्टेन पार्टी एंड द बायर इज फ्री टू रिजेक्ट द गुड्स, यानी एक तरफ मैंने इनको पाबंद कर लिया कि सारी चीजें मुझे बेचनी है, और दूसरी तरफ जब ये बेचने आए तो मैंने कहा मैंने नहीं खरीदनी। ऐसे होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, ये एग्रीमेंट वाइड है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुई हमारी, ए, पार्शियल रिस्ट्रेंट इन ट्रेड। देखिए पार्शियल रिस्ट्रेंट इन ट्रेड भी रिस्ट्रेंट टू ट्रेड ही होता है। 19, इन केस ऑफ सेल ऑफ गुडविल ऑफ बिजनेस, सेल ऑफ गुडविल ऑफ बिजनेस, कंसिडरेशन ऑफ मनी नहीं, सेल ऑफ गुडविल ऑफ बिजनेस, द वेंडर ऑफ गुडविल मे बी लॉफुली रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम डूइंग सिमिलर बिजनेस। वेंडर का मतलब जिसने बेच दिया, उससे बिजनेस कर, सिमिलर बिजनेस करने से रोका जा सकता है। एनीवेयर इन दैट पर्टिकुलर एरिया, उस एरिया में कहीं, या विद इन स्पेसिफाइड लोकल लिमिट, विद इन दैट पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट, या विद इन दैट पर्टिकुलर प्रोविंस, नहीं, विद इन स्पेसिफाइड लोकल लिमिटेड, बी ऑप्शन करेक्ट। लॉ ने स्पेसिफाइड लोकल लिमिट का वर्ड यूज किया। 20, एग्रीमेंट इंस्टेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स इंक्लूड एग्रीमेंट विच टेंड टू प्रिवेंट कोर्स ऑफ जस्टिस। एग्रीमेंट इंस्टेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग का मतलब कि ऐसे एग्रीमेंट्स जो कि कोर्स ऑफ जस्टिस यानी इंसाफ हासिल करने से रोके, जो एग्रीमेंट इंसाफ हासिल करने से रोके वो इंस्टेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स हैं। यस, तो ये ऑप्शन करेक्ट हुई। एग्रीमेंट टू रेफर प्रेजेंट डिस्प्यूट्स टू एन आर्बिट्रेशन, ये एक्सेप्शन है, ये एग्रीमेंट इंस्टेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग नहीं है। सी, एग्रीमेंट टू सेटल डिस्प्यूट आउट ऑफ द कोर्ट, ये भी एक्सेप्शन है, ये भी एग्रीमेंट इंस्टेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग नहीं है। डी, एग्रीमेंट टू रेफर फ्यूचर डिस्प्यूट टू आर्बिट्रेशन, ये भी एक्सेप्शन है। एग्रीमेंट इंस्टेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, तो कौन सा एग्रीमेंट इंस्टेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग है, विच प्रिवेंट कोर्स ऑफ जस्टिस। ठीक है। 21, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीमेंट इज रिस्ट्रेंट टू लीगल प्रोसीडिंग, फिर वही पूछ रहा है, बताओ इनमें से कौन सा एग्रीमेंट रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग है। पहला, एग्रीमेंट फॉर कर्टेलिंग, कर्टेलिंग किसको कहते हैं, रिड्यूस करने को। एग्रीमेंट फॉर रिड्यूसिंग पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रेस्क्राइब्ड बाय लिमिटेशन एक्ट। लिमिटेशन एक्ट क्या कहता है कि किसी को डेट दिया हो तो रिकवर करवाने के लिए कितना पीरियड है, 3 साल। अगर हम ये एग्रीमेंट में लिखें, लॉ ने तो 3 साल कहा है, हम एग्रीमेंट में ये लिखते हैं कि 2 साल तक रिकवरी हो सकती है, 2 साल के बाद नहीं हो सकती, ये एग्रीमेंट वैलिड है कि वाइड? क्या 2.5 साल इस एग्रीमेंट हो गया फिर भी 2 साल गुजर गए, रिकवरी नहीं हुई, क्या अब रिकवरी करवाई जा सकती है इस डेट की? यस, करवाई जा सकती है। ठीक है, क्योंकि लॉ ने 3 साल का पीरियड, आप थ्रू एग्रीमेंट लीगल टाइम पीरियड को रिस्ट्रिक्ट रिड्यूस नहीं कर सकते। तो यही बताना था कौन सा रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, ए एग्रीमेंट रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग है, ए ऑप्शन करेक्ट है। बाकी भी पढ़ लेते हैं। एग्रीमेंट टू सिलेक्ट वन कोर्ट फ्रॉम 2 कोर्ट्स हैविंग जुरिसडिक्शन ऑन दैट मैटर,
दो में से एक कोड को सिलेक्ट करना, ये एग्री करना कि इस्लामाबाद में केस फाइल किया जाएगा, लाहौर में नहीं किया जाएगा। वैलिड है? एक्सेप्शन में था कि नहीं था? सी एग्रीमेंट वेयर बाय नाइदर पार्टी शैल अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ ट्रायल कोर्ट, लोअर कोर्ट ने जो फैसला किया उसके खिलाफ अपील नहीं की जाएगी। वैलिड है कि इन स्टेट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग है? वैलिड है। डी एग्रीमेंट टू सेटल डिस्प्यूट आउट ऑफ द कोर्ट, ये भी है। तो कौन सा स्टेट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग का वाइड है? कर्टेलिंग पीरियड वाला, ए। 22 विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीमेंट इज वैलिड? एग्रीमेंट लिमिटिंग द टाइम अलाउड बाय द लॉ ऑफ लिमिटेशन, ये तो वही है ना, ये वाइड। बी एग्रीमेंट विच कंटेन्स वेग और एम्बिगुअस टर्म्स विच कैन नॉट बी मेड सर्टन, बी वाइड। और एग्रीमेंट्स मीनिंग ऑफ विच सीम्स टू बी अनसर्टन बट इज कैपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टन, वैलिड। क्या एग्जांपल है? सारे का सारा जो माल गोदाम में पड़ा हुआ बेचता हूं, ये सर्टन नहीं है क्योंकि क्वांटिटी नहीं बताई हुई है, लेकिन कैपेबल ऑफ बीइंग सर्टन है। तो सी एग्रीमेंट वैलिड। एग्रीमेंट टू एग्री इन फ्यूचर, वाइड है। ये एग्रीमेंट करना कि फ्यूचर में एग्रीमेंट करेंगे, ये कोई एग्रीमेंट तो नहीं है ना, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। बस 22 कंप्लीट, ये आपके एमसीक्यूज थे। अब मेरा हाल है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट को आज रहने देते हैं, आज एमसीक्यू इसी बहाने से रिवीजन, टाइम ज्यादा लग गया लेकिन कुछ ना कुछ रिवीजन हो गई ना, हो गई कि नहीं होगी भाई? भैया हो गई कि नहीं हो गई? हाँ तो बताइए फिर एसेंशियल्स क्या फ्रॉड के? फ्रॉड के अब कह रहे हैं सर अभी तो मिस रिप्रेजेंटेशन का पूछे थे, तो कोई बात नहीं, फ्रॉड के भी तकरीबन वही है, एक का फर्क है, सफर्ड लॉस वाला। ऑर्डिनरी डिलीजेंस, और ये एक्सेप्शन थी, एसेंशियल्स और होते हैं, एक्सेप्शन आज छोड़ो एसेंशियल्स को, सिर्फ ये बता बोल दे मुझे, एसेंशियल्स और होते हैं, एक्सेप्शंस और होती हैं, एसेंशियल्स और होते हैं, एक्सेप्शंस और होती हैं, एसेंशियल्स और होते हैं, एक्सेप्शन। भाई याद करके, कल याद करके आएंगे, पक्की वादा करते हैं, पक्का वादा करें, शाबाश। एसेंशियल्स, हाँ जी शाबाश। चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं हम, अल्लाह हाफिज।